आशा वर्कर्स है, ऐसे सब लोग दुर्भाग्य से अपने देश में उन्हें हमलों का सामना करना पड़ा और अनेक जगह पड़ोसी ही सोचने लगे कि वो संक्रमण के कैरियर्स है। ये दुर्भाग्यजनक पहलू है। तो इसलिए आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर। देश भर में कोरोना पीड़ितों की संख्या हुई 19,984, जिसमें 15,574 सक्रिय, 3,869 मरीज हुए ठीक, जबकि 640 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कोरोना के 153 नए मरीज। रायबरेली जिले में 8 नए मरीज के साथ संख्या पहुंची 33। 1,337 मरीजों में 814 मरीज तबलीगी जमात के संपर्क में। सहारनपुर में 54 तबलीगी जमात के विदेशियों को भेजा गया जेल। वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। और प्रदेश भर में गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं की खरीद जारी। मनरेगा योजना का भी शुरू हुआ काम। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की संख्या भारत में बाकी देशों के मुकाबले कम है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले हैं 19,984, जिनमें से 15,474 सक्रिय मामले हैं। खास बात यह है कि इनमें से 3,869 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जबकि 640 मरीजों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेज और मीडिया कर्मियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने मीडिया कर्मियों से अपनी ड्यूटी के दौरान सभी प्रकार की सावधानियां बरतने को कहा है। कोविड-19 के कवरेज के दौरान कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट और प्रभावित इलाकों की कवरेज करने वाले पत्रकारों को स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने संबंधी सभी जरूरी सावधानियां बरतने की हिदायत दी है। मीडिया हाउस से भी कहा गया है कि वो अपनी फील्ड स्टाफ के साथ साथ ऑफिस स्टाफ का भी विशेष ध्यान रखें। दरअसल हाल ही में बड़ी संख्या में देश के कुछ भागों में कोविड-19 की घटनाओं को कवर करते हुए मीडिया कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के इस दूसरे चरण में ग्रीन जोन के लिए, जहां पिछले 14 दिनों में कोरोना वायरस का प्रभाव नहीं दिखाई दिया है, वहां कुछ और गतिविधियों में छूट दी है। इसके तहत कृषि और बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों और बागवानी से जुड़े उत्पादों की जांच केंद्र को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक किताबों और बिजली के पंखे की बिक्री की इजाजत भी दी गई है। इसके अलावा मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की अनुमति दी गई है। नए दिशा निर्देशों में स्कूली बच्चों की किताबें और इलेक्ट्रॉनिक पंखे की दुकान को खोलने की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय भारतीय बंदरगाहों पर भारतीय नागरिकों के आने जाने के लिए भी SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर जिले में कोविड-19 के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए एहतियात के तौर पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर को अगले आदेश तक पूरी तरह से सील कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह फैसला जिले के स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कोविड-19 के संक्रमण के नए मामलों और दिल्ली तथा नोएडा के बीच यातायात के दबाव को देखते हुए
बॉर्डर सील करने की सिफारिश की थी, लेकिन कोविड-19 से निपटने संबंधी सेवाओं में प्रत्यक्ष रूप से शामिल सरकारी कर्मचारियों को बॉर्डर से आने जाने की छूट दी गई है। इसके लिए उन्हें अधिकृत अधिकारियों की ओर से जारी किए गए वैध पास दिखाने होंगे। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई संबंधी वाहनों, एम्बुलेंस सेवा, नोएडा स्थित अस्पतालों में काम करने वाले विशेषज्ञ अधिकारियों को भी आने जाने की छूट होगी। केंद्र सरकार के उप सचिव और इससे ऊपर रैंक के अधिकारी गृह मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाकर आ जा सकेंगे। मीडिया कर्मियों को भी छूट दी गई है। इसके उन्हें गौतम बुद्ध नगर के अपर पुलिस आयुक्त अथवा जिला सूचना अधिकारी द्वारा जारी वैध पास दिखाना होगा। नोएडा में काम करने वाले मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए पहचान पत्र स्वीकार करने की पुरानी पद्धति आज तक लागू रहेगी। ये छूट केवल मीडिया कर्मियों के लिए होगी। रायबरेली में मंगलवार को एक साथ 33 कोरोना मरीज मिलने से जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई है। इसके अतिरिक्त आज 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिससे आनन फानन में प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सभी मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर से बछरावा ब्लॉक के रैन गांव में बने आश्रम पद्धति के आवासीय विद्यालय में बने कोविड-19 वार्ड में शिफ्ट कराया। आज मिले 8 नए मरीजों के साथ ही अब जिले में कुल 43 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई। इस घटना के बाद शहर की फातिमा मस्जिद का एरिया व बछरावा कस्बे को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित कर सील कर दिया गया। मंगलवार को मिले 33 मरीजों में से 16 सहारनपुर जिले के थे, जिन्हें कृपालू इंस्टीट्यूट में पूर्व में क्वारंटाइन किया गया था। इनका ब्लड सैंपल एसजीपीजीआई लखनऊ भेजा गया था, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा जिले के अन्य 17 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिससे जिला प्रशासन काफी गंभीर हो गया है। इन 17 पॉजिटिव मरीजों में से 7 लोग सदर कोतवाली क्षेत्र के निवासी हैं, तो 5 लोग बछरावा के निवासी हैं। इसके साथ ही नसीराबाद कोतवाली क्षेत्र का 1, रोहनिया थाना क्षेत्र के 2 व 2 अन्य थाना क्षेत्र के लोग शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से कुछ को पूर्व में शहर की फातिमा मस्जिद से कृपालू इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन किया गया था और कुछ को बछरावा कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में एक घर से लाया गया था। मिल 8 नए मरीजों को भी कृपालू जी महाराज इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन किया गया था। बताया जा रहा है कि इनमें कई लोगों का संबंध दिल्ली के निजामुद्दीन की जमात से रहा है, जो बस्ती जिले से होकर यहां आए थे। सहारनपुर में पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 54 विदेशी जमातियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए सभी जमाती अधिकतर इंडोनेशिया व सूडान के रहने वाले हैं। इस संबंध में सहारनपुर के एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि जनपद में 54 विदेशी जमाती हैं, जिन पर विदेशी अधिनियम की धारा 14 और आईपीसी की धारा 269 व 270 के तहत मुकदमे दर्ज कर कोरोना टेस्ट और क्वारंटाइन के लिए भेज दिया था और अब इनका कोरोना टेस्ट होना था, क्योंकि अब इनकी क्वारंटाइन की अवधि पूरी हो चुकी है। अब इन सभी 54 विदेशी जमातियों पर पासपोर्ट और वीजा नियमों के उल्लंघन में जिला कारागार के निकट अस्थायी जेल में आपको जानकारी भेज दिया गया है। यहाँ पर कुछ विदेशी ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पर आए थे और कुछ समय पूर्व उनके विरुद्ध यहाँ पर विदेशी अधिनियम के अंतर्गत और आईपीसी के धाराओं के तहत जो मुकदमा कायम कराया गया था, एफआईआर लिखी थी। लेकिन चूंकि ये सभी जमाती जो है इनको क्वारंटाइन किया जाना था, इनका कोरोना टेस्ट होना था, तो इनको क्वारंटाइन किया गया था और ये क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखे गए थे। अब वो अवधि पूर्ण हो चुकी है और इसके बाद में एक अस्थायी जेल शासन द्वारा अधिग्रहित करी गई है, उसमें इनको शिफ्ट किया गया। धारा 269, 270 आईपीसी, इसके साथ साथ 3 महामारी अधिनियम और 14 धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम, ये कुछ धाराएं हैं जो इनके ऊपर जो है लगाई गई हैं। इसमें विवेचना हो रही है। इस विवेचना के दौरान इनको अस्थायी जेल में, जो कि जिला कारागार के निकट एक जेल है, जिसको अस्थायी कारागार के रूप में अधिग्रहित किया गया है शासन के द्वारा, वहां पर इनको शिफ्ट किया गया है। मुजफ्फरनगर जिले में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 14 हो गई है। जो केस सामने आए हैं, इनमें खतौली कस्बे के 4 मामले हैं, जिनमें एक महिला और 2 बच्चे भी शामिल हैं। 3 केस पुरखाजी कस्बे के मिले हैं। एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि ये सभी जमातियों के संपर्क में आने के बाद संक्रमित हुए हैं। जिन 2 स्थानों के केस पॉजिटिव हैं, ये पहले से ही हॉट स्पॉट में शामिल हैं।
इनके अलावा 3 सस्पेक्टेड पॉजिटिव भी सामने आए हैं। ये तीनों पुरकाजी के ही रहने वाले हैं। पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। आगरा में लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के बीच राहत भरी खबर है। कल 6 कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको घर भेज दिया गया है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय ने सभी उन लोगों का ताली बजाकर स्वागत किया गया जो कि कोरोना संक्रमित होने के बाद आगरा के एसएन अस्पताल में इलाज किया गया और इन्होंने कोरोना को हराकर जिंदगी की एक नई जंग जीती है। दूसरी ओर आगरा में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कोरोना जांच रिपोर्ट में 12 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद आगरा में ये संख्या बढ़कर 267 हो गई है। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव एक महिला ने इलाज के दौरान नवजात शिशु को जन्म दिया है। उन्होंने बताया कि आज 6 और कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि 12 नए कोरोना पॉजिटिव के साथ जिले में ये संख्या बढ़कर 267 हो गई है। खासकर डॉक्टर योगिता एवं डॉक्टर साना जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया एवं हमारी पूरी एसएन मेडिकल की टीम को बधाई एवं आभार। आज एसएन मेडिकल कॉलेज से 6 और कोविड पॉजिटिव हमारे पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ होकर घर वापस गए। कल कोविड-19 के मरीजों के इलाज हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज में हेमियोडायलिसिस फैसिलिटी का भी शुरुआत किया गया था और एक डायलिसिस भी की गई थी। इसलिए भी समस्त टीम का आभार। इन्होंने अच्छी मेहनत की है पिछले 2 से 3 दिनों में अपने को ठीक से कार्य करने के लिए। जहां तक कोविड-19 के मरीजों की संख्या है, जनपद में अब तक यह संख्या 267 हो गई है, जिसमें से एक्टिव केसेज की संख्या 229 है। कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश में लोगों को मदद पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। यहां पर सैकड़ों कर्मचारी 24 घंटे कॉल सेंटर में लोगों की शिकायतें सुनते हैं, जिसके बाद इन शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाता है। लखनऊ स्थित इस कंट्रोल रूम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन भी किया जा रहा है। लोगों को लॉकडाउन से संबंधित शिकायतों पर मदद और चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने में ये सेवा बड़ी मददगार साबित हो रही है। यहाँ पर डॉक्टर भी तैनात किए गए हैं जो लोगों को जरूरत के अनुसार चिकित्सीय सलाह भी देते हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए एवं प्रचार प्रसार के लिए इसमें नया एक पेज क्रिएट किया गया है IGRS के माध्यम से, और इसमें कोविड से संबंधित रिलेटेड हर तरह के कॉल हम रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि लॉकडाउन के कारण लोगों को जिनको राशन और खाद्य पानी नहीं मिल रहा है उन लोगों को भी, और जो अन्य प्रदेशों से फंसे हुए लोग हैं उनके, और उत्तर प्रदेश के भी अन्य प्रदेशों में भी जो फंसे हुए लोग हैं उनको हम यहाँ पर सहायता पहुँचाई जा रही है इस CM हेल्पलाइन के माध्यम से। और यहाँ पर हमने खासकर अभी 300 बच्चों से हम प्रति शिफ्ट में इसको संचालित कर रहे हैं, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करते हुए और पर्याप्त मात्रा में हमने यहाँ पर सैनिटाइज़र उपलब्ध कराया हर डेस्क पे, और सभी बच्चों को लाने और ले जाने के लिए व्हीकल सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कि हम खासकर व्हीकल के सैनिटाइजेशन और बच्चों के सैनिटाइजेशन का खास ख्याल कर इसे हम यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। इसमें कई कैटेगरीज हैं। प्रायोरिटी के बेसिस पे हम 4 घंटे में भी त्वरित रिजॉल्व की जा रही हैं। 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, इस तरह की जो कंप्लेंट है उसकी सीवियरिटी को देखते हुए उसको तत्काल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्हें तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश हैं जिनको कि इसकी सूचना दी जाती है और कंट्रोल रूम से तुरंत उन्हें वहाँ पर खाद्य सामग्री एवं अन्य व्यवस्था की जाती है। घातक कोरोना के आतंक के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन जारी है। ऐसी परिस्थिति में जौनपुर जिले में जहां एक और हर कोई अपने अपने घरों में शरण लिए पड़े हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर आपातकालीन सेवा देने में जुटे हुए हैं। उन्हीं में से एक वर्ग सफाई कर्मियों का है जो हर जगह गंदगी साफ करने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा अधिक होता है। जौनपुर में नगर पालिका ने अपने सफाई कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए PP किट दिया है, जिसे पहनकर सफाई कर्मी हॉटस्पॉट इलाकों को सैनिटाइजेशन करने में जुट गई है। सफाई कर्मियों ने हॉटस्पॉट इलाका लाल दरवाजा एवं बड़ी मस्जिद के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में गली गली में छिड़काव कर पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया।
शासन की तरफ से जो भी आदेश और सुझाव हम लोगों को मिल रहे हैं आए दिन, उसके हिसाब से हम लोग अपना कार्य जो है करवा रहे हैं और हमारे कर्मचारी और सुपरवाइजर अपने कार्यों में बड़े लगन से लगे हुए हैं। आप देख ही रहे हैं कि इस समय हम लोग लाल दरवाज़ा जो हॉट स्पॉट किया गया है जौनपुर में, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं मौके पे और कर्मचारी हमारे फुल PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में हैं। मथुरा में लॉकडाउन के दौरान सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि से किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। किसानों को 2-2 हजार रुपए खाते में भेजे गए हैं। उप निदेशक कृषि धुरेंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में किसानों की संख्या करीब 3.25 लाख है। इसमें से 1,86,000 किसानों का पंजीकरण इस योजना में लाभ मिला है। जनपद में इस योजना के तहत पहली किस्त 1.94 लाख किसानों को दी गई थी। दूसरी किस्त जनपद के 1.78 लाख किसानों को अगस्त माह में दी गई है। तीसरी किस्त इसी साल फरवरी माह में 1.69 लाख किसानों को मिली। अब जून में आने वाली किस्त को सरकार ने 2 माह पहले जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं हम सोशल डिस्टेंस बना के अपने खेतों को काट रहे हैं जी। और इस चीज़ में हम मोदी जी की सहायता कर रहे हैं और इस साल हमारी फसल भी अच्छी हुई है और हम सब घर के ही अपने फसल को काट रहे हैं, किसी बाहर से किसी को बुलाते नहीं हैं। इसलिए भैया मंडल में 15 अप्रैल से सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर खरीद तेजी से शुरू हो गई है। खाद्य व विपणन विभाग में मेरठ मंडल अधीन बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ में 209 केंद्र हैं, जिनमें 5,017 मीट्रिक टन गेहूं खरीद की जा चुकी है। संभागीय खाद्य नियंत्रक मेरठ मंडल AK पांडे ने बताया कि गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए बोरे, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, धनराशि के साथ साथ गेहूं पर हाथ धोने के लिए साबुन व सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। गेहूं क्रय केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेरठ जिले में 31,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। जिले में 30 गेहूं क्रय केंद्र हैं, जिनमें अब तक 450 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। वहीं गेहूं क्रय केंद्रों पर आने वाले किसान सुविधा देखकर खुश हैं और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। मीट्रिक टन का लक्ष्य है। 15 अप्रैल से खरीद शुरू हुई है और 21 तारीख तक हम लोग कुल 450 मीट्रिक टन की खरीद कर चुके हैं। इसी प्रकार मेरठ मंडल में कुल हमारे जो 6 जिले हैं, इनमें कुल 209 क्रय केंद्र हैं। इनमें से 187 क्रय केंद्रों पर खरीद प्रारंभ हो चुकी है और आज की रिपोर्ट के अनुसार सारे क्रय केंद्र पर गेहूं आ चुका है और तौल प्रारंभ है। अब तक हम कुल 5,017 मीट्रिक टन की खरीद किए हैं, जो गत वर्ष से अधिक है। लगभग 1,000 मीट्रिक टन गत वर्ष से अधिक है। सारे क्रय केंद्रों पर सरकार के निर्देश के बाद अमेठी जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत जनपद में तालाबों की खुदाई और जल संरक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि जिले में ऐसे लगभग 2100 स्थलों को चिन्हित किया गया है। ऐसे सभी तालाबों को मनरेगा योजना के अंतर्गत खुदवाया जाएगा। प्रथम चरण में 95 तालाबों में खुदाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुदाई की जा रही है तथा सभी जगह मास्क, सैनिटाइजर, साबुन इत्यादि उपलब्ध हैं। तथा साइटों पर हैंड सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। लगभग 2100 तालाबों को का पुनरुद्धार करने की कार्ययोजना हमारी तैयार है और कल से 95 तालाबों पे काम भी प्रारंभ हो गया है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन के चलते जहां एक और खेती के काम छोड़कर बाकी लगभग सभी काम बंद हैं और लोग घरों में कैद हैं, वहीं सरकार के निर्देश पर बरेली के गांव दोहना पीतम राय में मनरेगा मजदूरों को न सिर्फ काम मिल गया है बल्कि अब उनकी दिहाड़ी में भी 20 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। सरकार की इस योजना से मनरेगा मजदूरों में खुशी है और वे सभी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। गांव के एक रास्ते का निर्माण कर रहे मनरेगा मजदूर छोटे खां, उमेश, नन्हे खां और नबी अहमद ने हमारे प्रतिनिधि को बताया कि लॉकडाउन की वजह से वे काम करने शहर नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में गांव में ही मनरेगा में काम मिलने से वे सभी बहुत खुश हैं।
गरीब आदमी काम कर नहीं पा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर नरेगा का काम चालू हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है, सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है। हम गरीब भाई जो हैं दाल रोटी आराम से खा लेंगे। और आज से हमारे गांव में नरेगा का काम स्टार्ट हो गया। हमारे जो रोजगार सेवक हैं उन्होंने हमें बताया कि नरेगा का काम चालू हो गया और सरकार ने 20 रुपये बढ़ा दिए हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मजदूरी का काम जो निकला नरेगा से, ये हम काम कर रहे हैं। रोजगार सेवक ने हमें बताई है, सरकार ने ये काम दिया हम लोगों के लिए। गरीब आदमी है, मजदूरी कर रहे हैं और हम लोग जो है सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। लॉकडाउन की वजह से हम लोग काम पे बाहर कहीं जा नहीं पा रहे हैं, परेशानी के हिसाब से मतलब काम। देश में कोविड-19 के खतरों के बाद प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन की घोषणा किए जाने के बाद सबसे ज्यादा असर उन मजदूरों और रोज कमाने खाने वाले लोगों के जीवन पर पड़ा जो अपने राज्यों से प्रयागराज आकर न सिर्फ कमा खा रहे थे बल्कि अपने परिवार का भी जीवन यापन कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान काम तो बंद ही हो गए, ये अपने घरों तक भी नहीं पहुंच सके। ऐसे में इनका सबसे बड़ा सहारा बनी सरकार। भूख प्यास और रहने के आश्रय स्थल न होने और रुपए पैसे भी खत्म हो जाने के चलते प्रयागराज आए सैकड़ों दिहाड़ी मजदूरों के सामने दोहरा संकट आन पड़ा था। ऐसे में सरकार ने न सिर्फ इन्हें केपी कॉलेज में बने आश्रय स्थल पर ठहराया बल्कि इनके खाने पीने और अन्य सुविधाओं का पूरा ध्यान भी रखा। शासन के नुमाइंदों ने लॉकडाउन के दौरान इनकी सेहत की जांच भी करवाई और घर वालों से बातचीत भी। बिहार से आए इन मजदूरों ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें सरकार से इतना स्नेह मिलेगा। खास बात यह है कि आश्रय स्थल पर जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए इन्हें ठहराया गया है, वहीं खाने की वस्तुओं को हाइजीनिक तरीके से इनके पास तक पहुंचाया जा रहा है। कानपुर नगर में लॉकडाउन के दौरान जिले में बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की गई है। ऐसे सभी श्रमिकों को थर्मल जांच और अन्य आवश्यक मेडिकल जांच के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य आवश्यक प्रावधानों के तहत सैनिटाइज करके अस्थायी शिविर बनाकर रखा गया है। सभी श्रमिकों को प्रतिदिन मुफ्त में दैनिक प्रयोग की आवश्यक वस्तुओं के साथ खानपान, फल और भोजन और जलपान की व्यवस्था अधिकारियों की देखरेख में की जा रही है। उप जिलाधिकारी नरवल कानपुर नगर रिजवाना शाहिद के अनुसार सरकार द्वारा जनपद में फंसे सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के सभी प्रावधानों के तहत सभी आवश्यक दैनिक वस्तुओं के साथ भोजन, नाश्ता, फल, खानपान की अन्य वस्तुओं को प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। वाराणसी में वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस से बचाव एकमात्र साफ सफाई और सामाजिक दूरी बनाए रखना है। आईआईटी बीएचयू के नव प्रवर्तन केंद्र में बनी यूवीसी तकनीक से वाहन भी हो सकेंगे स्टेरलाइज। संस्थान के मालवीय उद्यमी संवर्धन एवं नव प्रवर्तन केंद्र के गौरव सिंह ने इसी अवधारणा पर कार्य करते हुए यूवीसी व्हीकल स्टेरलाइजर का निर्माण किया है। यह स्टेरलाइजर सभी 4 पहिया वाहनों में लगाया जा सकता है। इसमें सॉर्ट सिंड्रोम, कोरोना वायरस, निपो वायरस और क्रिमियन कोगो होमोरेजिक बुखार का कारक वायरस को खत्म किया जा सकता है। ऐसे स्टेरलाइजर कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे चिकित्सकों, पुलिस, आर्मी और स्वयंसेवी संस्थाओं के वाहनों को कई वायरस के खात्मे के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मालवीय उद्यमी संवर्धन एवं नव प्रवर्तन केंद्र के समन्वयक व केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर पीके मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में वाहनों को सैनिटाइज करने के लिए स्प्रे कीटाणुनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे पोंछने की भी आवश्यकता है। इन कीटाणुनाशक का ज्यादा इस्तेमाल मानव शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, जबकि यूवीसी व्हीकल स्टेरलाइजर द्वारा पराबैंगनी कीटाणु शोधन विकिरण का उपयोग लोगों और कपड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना 4 पहिया वाहनों, एम्बुलेंस, कार, जीप आदि को अधिकतर हानिकारक वायरस से मुक्त कर सकता है। स्टेरलाइजर वाहन के अंदर मात्र 44 वोल्ट की यूवीसी क्षमता पर कार्य करता है और 12 वोल्ट पर संचालित होता है। हो जाए और करीब 44 वाट का जो यूवी के 4 ट्यूब लगा के हमने एक असेंबली तैयार की है। ड्राइवर को इतना ध्यान देना होता है कि जब कोई आदमी से बैठा हो तो उसमें से डिसइंफेक्शन की प्रोसेस न शुरू करे, क्योंकि ये आदमी के लिए भी हार्मफुल है इसका एक्सपोजर। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जैसे डैशबोर्ड पे इसको ऑन करने का बटन चलाया जाए तब भी ऑन नहीं होगा जब तक कि उसका एक पीछे बोनट एरिया खोल के रखा जाए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लॉकडाउन में जरूरतमंद वकीलों व पंजीकृत अधिवक्ता लिपिकों को मदद देने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम 1974 के अंतर्गत गठित ट्रस्टी कमेटी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूपी बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन व अवध बार एसोसिएशन को योजना तैयार करके आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने ट्रस्टी कमेटी को तत्काल बैठकर जरूरतमंदों की सहायता के लिए कार्य योजना तैयार करने व प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन की मार्फत फंड देकर आर्थिक सहायता देने की योजना 25 अप्रैल तक लागू कर देने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने ट्रस्टी कमेटी को अधिवक्ताओं की विधवाओं व मृतक अधिवक्ता आश्रित को जो फंडिंग दी जाती है, कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि ये 27 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को फंड उपलब्ध कराएं और जरूरतमंद वकीलों को मदद देना शुरू करें। कठिन परिस्थिति में जो लोग बहुत परेशानी में हैं, उनके लिए कोई कार्य योजना बनाए। जो हमारे पास उपलब्ध राशि है बार एसोसिएशन में जो फंड है, उसको देखते हुए आज हम लोगों ने बैठक की और एक योजना बनाई है, वो फाइनल हो गई है। कल उसका प्रकाशन भी होगा समाचार पत्रों में। और हम लोग आह्वान किए हैं अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी कि जो राशि से जो कोष हम लोगों ने गठित किया है उसमें वो लोग भी सहयोग करें, जिससे कि हमारे यहाँ जो अभावग्रस्त अधिवक्ता हैं, जिनको आज कोई गांव से जुड़ा है, नहीं जा सका है, यहाँ लॉकडाउन में फंसा है, उसको बहुत सी समस्याएं हैं रोज़मर्रा के सामान खरीदने में आदि दवाइयों के लिए, उनको हम आर्थिक सहायता मुहैया कराएंगे। लॉकडाउन में लोगों को दिक्कत से बचाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में बलरामपुर में लॉकडाउन के दौरान बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग चिन्हित गर्भवती माताओं एवं उनके होने वाले बच्चों को कुपोषित होने से बचाने के लिए घर घर पोषाहार का वितरण कर रहा है। लॉकडाउन में गर्भवती माताओं के पूरक आहार में कमी न हो, इसके लिए उन्हें घर पर जाकर पोषाहार दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उषा गुप्ता ने कहा कि वो महिलाओं को पोषाहार के साथ साथ खानपान व स्वास्थ्य रक्षा संबंधी जानकारी भी देती हैं। साथ ही वो आरोग्य सेतु ऐप भी लोगों को डाउनलोड करवा रही हैं। लाभार्थी रंजना ने बताया कि वो पोषाहार को अपने पूरक आहार के रूप में इस्तेमाल करती हैं। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना परिसर में कोविड-19 लॉकडाउन के चलते पुलिसकर्मियों को मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर द्वारा आवश्यक उपकरण किट वितरित की गई। मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आम जनता को सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर, मास्क वितरित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि इस विषम परिस्थिति में सबसे अधिक जिम्मेदारी निभा रहे सड़कों पर व अन्य ऐसी जगहों पर जहां पर आवश्यक वस्तुएं मुहैया नहीं है, वहां पर लगातार तत्पर हैं। कोरोना रूपी महामारी के खिलाफ जंग में सोनभद्र में महत्वपूर्ण पदों पर निर्वाचित कई महिला जनप्रतिनिधि न सिर्फ कम्युनिटी किचन की देखरेख में योगदान दे रही हैं, बल्कि अपने हाथों से मास्क का भी निर्माण कर गरीब परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध कराने में जुटी हैं। सरकार द्वारा मास्क को अनिवार्य किए जाने के बाद नगर पंचायत चौपन की अध्यक्ष फरीदा बेगम और चौपन क्षेत्र पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती बबली प्रतिदिन जहां 100 से 200 मास्क अपने हाथों से तैयार कर रही हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। संचालक बंधु फीस को ना बढ़ाएं, ये मेरा निवेदन है। साथ ही उत्तराखंड प्रदेश के अंदर NCERT कंपलसरी है, इस पाठ्यक्रम के अलावा कोई पाठ्यक्रम नहीं लगाएंगे। किसी अभिभावक पर दबाव रक्षाश्वासनं प्रदत्ता सहैव चिकित्सकीय विरोधं प्रत्यावर्तयितुं कथिते चिकित्सकैः विरोधः प्रत्यावर्तितः। अनेक पत्रकाराणां कोरोना संक्रमित